हेलो नमस्कार। आप जुड़ चुके हैं आज एक और नई कहानी के साथ। एक और कश्मीरी पंडित की कहानी, उनकी मुंह जुबानी आज हम सुनेंगे। और आज हमें ये कहानी सुनाने के लिए हमारे साथ रमेश चंद्रकोल जी हैं। स्वागत है आपका सर। थैंक यू। सर, हम ये जानते हैं कि 90 में तो क्या हुआ वहाँ पे, या उससे पहले भी हिंदू समाज, कश्मीरी पंडित समाज के साथ क्या होता आ रहा है, वो कहानी आज के दौर पे बयां करना कितना मुश्किल है ये हम समझ सकते हैं। मगर फिर भी हम आपका पहले शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमें अपना टाइम दिया और हमारे साथ अपनी कहानी शेयर करेंगे। सर, आप कश्मीर में कहाँ रहते थे? हम स्टार्ट करेंगे आपकी लाइफ से। आप वहाँ कैसे, आपका बचपन रहा, लाइफ कैसे रही आपकी, क्या क्या किया आपने वहाँ पे, उसके बाद किन किन मुश्किलों का आपने सामना किया। तो आप कश्मीर में कहाँ रहते थे? मैं शालकूट, जिसको शोलीपोरा भी कहते हैं, वहाँ पर रहता था। मेरे फादर का नाम लेट चुनीलाल कोल, वो शॉपकीपर थे जवालापोरा, जो साथ में उसके गांव हैं, शालकूट के साथ में जो गांव हैं। मेरी मदर का नाम लेट श्रीमती मोहर्रनी था। मेरी 2 सिस्टर्स हैं और दोनों मैरिड हैं, और मैं भी मैरिड हूँ। मेरे 2 बच्चे हैं, वो सिंगापुर में रहता है, और छोटा वाला बच्चा जो है एमटेक करने के लिए जर्मनी गया हुआ है। ओके। तो उस वक्त ऐसे लगता था कि जैसे हम किसी विदेश में रहते हैं। ऐसा कभी नहीं हमें फील किया कि हम अपने गांव में रहते हैं, अपने घर में रहते हैं। क्योंकि वहाँ का माहौल पहले ऐसा ये था कि जब भी हमसे कोई कुछ कहता था तो वो हमें दाल बटा के नाम से पुकारता था। अच्छा। तो पहली ह्यूमिलेशन तो हमें ये होती थी। दूसरी ह्यूमिलेशन जो हमारे पास होती थी कि उनका जो वो था, वो निज़ाम जो था उनका, वो बिल्कुल इस्लामाइज हो चुका था हमारे बचपन के समय के साथ। लेकिन उसके बाद तो ये दिन ब दिन बढ़ता गया। मतलब अगर हम बचपन की बात करें तो आपका पहले बचपन कैसा बीता वहाँ पे? कैसा माहौल था? तब भी ऐसा ही माहौल था। तब कोई फर्क नहीं मुझे लगा। अच्छा। मुझे पर्सनली कोई फर्क नहीं लगा। अच्छा। क्योंकि उस वक्त भी वो हमें दाल बेटा कहते थे, 90s में भी वो हमें दाल बेटा कहने लगे। और उससे पहले, जो 90 से पहले जो हमारा जो सिस्टम था वहाँ पर, वो ऐसा था कि हमें लगता था कि हम किसी इस्लामाइज्ड कंट्री में रह रहे हैं। ऐसा कभी नहीं हमें लगा कि हम हिंदुस्तान के सेक्युलर स्टेट में रह रहे हैं। कभी ऐसा हमें महसूस नहीं हुआ। तो वहाँ पे पढ़ाई भी आपकी नेचुरली वहाँ पे ही हुई है? पढ़ाई तो गांव में हुई है मेरी। तो जॉब भी आप वहाँ पे ही? नहीं, जॉब के लिए मुझे श्रीनगर में आई हैव डन माय एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग फ्रॉम पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना से मैंने की है। अच्छा। तो फिर उसके बाद मेरी जॉब जो लग गई वो लाल मंडी में लग गई। अच्छा। तो आपके वहाँ एम्प्लॉयज का कैसा बिहेव था? एम्प्लॉयज का भी ऐसा ही बिहेव था। एम्प्लॉयज, क्योंकि जब मैं 90s से पहले 86-87 में नटीपोरा में मैं मकान बना रहा था, तो मेरे अंडर जो कुछ एम्प्लॉयज थे, मुझे अभी भी याद है कि जब वो मेरे पास आए तो उन्होंने कह दिया कि ये पैसे ले लो। मैंने कहा नहीं, मुझे जरूरत ही नहीं है पैसे लेने की आपसे। मतलब तो कहने लगे कि नहीं, आप एज ए साई रखो मकान की। अच्छा, मतलब अपना मकान हमें दे दो। अच्छा, हमें दे दो। तो ये हालत थी वहाँ पर। तो उस वक्त हमने तो हंस के लिया ये सारी बातें। लेकिन बाद में जब मैंने इस पर सोच लिया तो फिर मैंने देखा कि हाँ, ये कितनी गहरी बात इन्होंने कह दी है। तो इसका मतलब है दे हैड अ वेल प्लान्ड। उनका प्लानिंग पूरा था कि जब भी मैं वहाँ पर था तो वहाँ पर उसका जो मेरा जो टेक्निकल असिस्टेंट था, उसका जो बेटा था, वो उन्होंने कह दिया कि मुझे जी बेटे को लाने के लिए वो कलकत्ता गया है। उसके लिए वो कहते थे ना फेरी लगाने, फेरी। तो वो फेरी, लेकिन वो गया फेरी लगाने के लिए नहीं गया था, वो ट्रेनिंग करने के लिए गया था उधर पाकिस्तान साइड में। अच्छा। हाँ, तो फिर उसको बॉर्डर पर ही मार दिया। ओके। बॉर्डर पर ही इंडियन आर्मी ने उसको मार दिया। तो वो अच्छा, वहां मतलब से वो तब से ट्रेनिंग, मतलब वो पार बच्चों को तब से भेज रहे थे? बहुत साल पहले से भेज रहे थे ये। अच्छा। उस 90 की बात नहीं है, ये 86, 87, 86 से पहले की बात है। 86 में जब अनाथ के राइट्स हुए थे तो उस वक्त तो मैं गाँव में ही रहता था। 88 में फिर मैंने ज़मीन ले ली छानापोरा में।
फिर वहां पर मैंने कंस्ट्रक्ट कर तो दिया वहाँ मकान। कितना बड़ा मकान था, क्या जमीन थी वहाँ आपकी? कम से कम 1 कनाल का जमीन था। मकान बहुत बड़ा था। इसके जो ये इस वक्त मैं यहाँ पर रह रहा हूँ, इससे दुगना मकान था। तो और अलग जब मैं सेब के उसको बाग या कुछ? जब मैं उसको बेचने के लिए गया तो उन्होंने मुझे उसके 2 लाख रुपए लगे, जबकि उस वक्त उन्होंने मेरे को लगे थे उस पर 4 लाख रुपया। यानी डिस्ट्रेस सेल ऐसे होगी वहां पर कि उन्होंने मुझे 2 लाख के 4 लाख के 2 लाख दे दिए, और वो यहाँ पर आ गए थे पेपर करने के लिए। मतलब इतना मजबूर कर दिया उन्होंने इतने आपको कि मजबूर कर दिया है उन्होंने मुझे कि, क्योंकि उस वक्त हम ये सोच रहे थे कि अब एक बारी कश्मीर छोड़ दिया, वापस तो जाना नहीं है। ये हमारी सोच मतलब उस वक्त इतना थी। खौफ और डर था आपके इतना दिलों खौफ में? और डर था, क्योंकि जब हम श्रीनगर में रहते थे तो उन्हीं दिनों में 90s में हम वहाँ पर शिफ्ट कर गए। जम्मू, श्रीनगर से जम्मू तक शिफ्ट कर गए। तो जम्मू जब हमने शिफ्ट किया तो वहाँ हमें टैक्सी नहीं मिली कि हम अपना सामान यहाँ पर ले। हमने सामान तो कुछ नहीं लाया था, 1-2 रजाइयाँ लाई थी और 1-2 कारपेट्स और बर्तन 2-4, बस इतना ही हमने लाया था। मतलब कभी आप, उधमपुर में हम जाके फिर सेटल हो गए। अच्छा, मतलब कभी आपने वहाँ कुछ ऐसा इंसिडेंट देखा जो खतरनाक था, जुलूस टाइप या स्लोगन्स वहाँ पे नहीं, आपके? वो तो कह रहे थे। जब बख्शा नगर में हम रहते थे, वहाँ पर छानापुरा के पास बख्शा नगर में रहते थे, बिल्कुल वाल्डन स्कूल के साथ में हम रहते थे। तो वहाँ पर जो वो शाम को वो जुलूस निकालते थे तो वो सारे हिंदुओं को आगे आगे निकालते थे। अच्छा, खुद पीछे रहते थे अच्छा। कि अगर कहीं आर्मी फायरिंग कर गई तो फिर हिंदू ही मरेगा। हिंदू ही मरेगा। मेरे साथ में जो मुसलमान थे उसने कह दिया था कि अगर यहाँ पर आर्मी आ गई तो हम अपनी बेटियों को आपके घर में भेजेंगे, अगर यहाँ पर मिलिटेंट आ गए तो आप अपने बेटियों को या बहनों को हमारे घर में लाओ। तो कभी आप कोई स्लोगन सुनते थे अपने खिलाफ या रेडियो पे या लाउड स्पीकर? बिल्कुल, मस्जिदों से आवाजें आ रही थी। अच्छा, मस्जिदों से 19 को वो आवाजें आई थी, बिल्कुल साफ तौर पर वो आवाजें कर रहे थे। आज क्या कहते पाकिस्तान बट और उस्ती बट नुकसान। अच्छा। ये तो वो कह रहे थे, इनका वो स्लोगन ही था, हम क्या चाहते हैं यहाँ निज़ाम मुस्तफ़ा। दीज वर द स्लोगन। फिर उसके बाद फिर हमें पता चला कि कश्मीर में जहाँ पर मेरा ओरिजिनल गांव था, शालकोट जिसका नाम था, वहाँ बिल्कुल मेरा एक नेबर था कन्यालाल जी भट्ट। अच्छा, अच्छा। उसको उन्होंने मार दिया, मिलिटेंट ने मार दिया। उससे पहले वो जम्मू आए थे। अच्छा। उसकी 3 बेटियां थी, 2 बेटे थे। तो वो जॉब करते थे? नहीं, वो कुछ नहीं, वो जमींदारी कर रहे थे। अच्छा। वो 3 बेटियां और एक बड़े वाले बेटे को लेकर बाहर इधर जम्मू लेके आ गए। जहाँ पर जम्मू में वो स्टेडियम है ना, स्टेडियम के पास वो क्वार्टर है ना, वहां पर उन्होंने शिफ्ट किया। फिर वो वापस चले गए कश्मीर में। तो कश्मीर में वो उसका जो उसने मजदूर लगाया था वहाँ पर वो खेत जोतने के लिए, तो वो खेत जोत रहा था तो उसको कुछ मिलिटेंट आ गए, तो उन्होंने उसको कह दिया कि पंडित का जमीन जोतना नहीं है, ऐसे ही रहने देना है। अच्छा। हाँ। अच्छा। तो वो आ गया इसके पास। उसने कहा कोई बात नहीं, मैं वहाँ पर। उसने कहा नहीं, आप नहीं वहाँ आ जाओ, वो आपकी जान को खतरा हो सकता है, मैं खुद ही संभालूंगा। फिर शाम को उसने जो वहाँ से जहाँ से बैल की जोड़ी लेके आया था वो वहाँ पर उसने वो उनको दे दिया, बैल की जोड़ी वापस दे दी। और शाम को वो जब वो खाना खा के ऊपर अपने कमरे में चले गए तो वहाँ पर ही मिलिटेंट उसको आ गए। उसको कह दिया आप हमारे साथ आ जाओ बाहर, हमारे तो काम है। अच्छा, मिलिटेंटो ने मतलब ऊपर ही घर पे ही ऊपर चले गए? उन्हें चारों तरफ से मकान को घेर लिया। हाँ, अच्छा। कहीं से ये भाग न जाए, कहीं से अच्छा। ये न करे। अच्छा। तो फिर वहाँ पर उसको लेके फिर बहुत दूर चले गए। इतने दूर चले गए जितनी देर में उन्होंने वो मिलिटेंट ग्रुप्स के जो वहाँ लीडर वीडर थे उनसे वो राब्ता करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि उसका काम खत्म हो गया है, काम तमाम हो गया है। मतलब हुआ क्या, किया क्या उनको? उन्होंने उसका पैजामा पहना था वो पैजामा निकाला, वहाँ की जो उसका जो नाड़ा था उसका पैजामे का, उससे उसको स्ट्रैंगल कर दिया। अच्छा। हाँ, और जो उसका पैजामा था उसके मुंह में ठूंस दिया ताकि वो आवाज़ न निकाल सके। फिर जब वो गिर गया, फिर सुबह वहाँ से वो जवालापुरा के नीचे से वो जगह एक है
संदीपोरा, वहाँ पर उसको मार दिया था। तो वहाँ पर उसको फिर वो लोगों ने देखा, फिर उसके घर वालों को मैसेज किया, फिर वहाँ पर उसको क्रिमेशन उधर ही कर दी। क्रिमेशन में हमारे शोलीपोरा जो वहाँ पर हिंदू के घर कम से कम 16 थे। अच्छा 16 घर थे। अच्छा में कोल, हुकू और भट्ट मैक्सिमम थे। अच्छा ये 3 कास्ट ज़्यादा थी वहाँ पर। अच्छा तो वो तो कोई वाकई नहीं था, लेकिन वहाँ उस गांव में बहुत बहुत बढ़िया, जैसे मेरा अंकल था वो यूएसए में इस वक्त है, वो डॉक्टर तेज कौल है, उनका स्कूल है इधर, ये अच्छा। सामने जो उसका स्कूल है, एसएल ये मेमोरियल। एसएल मेमोरियल उनका ही स्कूल है। अच्छा अच्छा मैं चलाता हूँ लेकिन स्कूल उनका ही है। अच्छा तो और एक और है जो भी, वो भी अमेरिका में ही है, वो पुष्करनाथ कोल है, उसका बेटा है, वो भी अमेरिका में है। दूसरा मेरे कज़न है, वो रामकृष्ण आश्रम से असिस्टेंट सेक्रेटरी है इस वक्त बेलूर मठ में, वो मेरे कज़न है। मेरे एक और कज़न हैं सुधीर कौल, जिसकी शालकूट फैक्ट्री है, ही इज़ एन इंडस्ट्रियलिस्ट इन दिल्ली, तो उनका वो चल रहा है काम। तो मतलब ये आप मानते हैं कि ये कश्मीरी पंडित के साथ जेनोसाइड हुआ है? सरकार तो नहीं मानती है। जेनोसाइड तो हुआ ही है, सरकार के मानने या न मानने से क्या होता है। कश्मीरी पंडित तो कम से कम पहले तो इसको ये पता है कि मेरे साथ जेनोसाइड हुआ है। फर्स्ट थिंग जो कश्मीरी पंडित ये कहता है कि मेरे साथ जेनोसाइड हुआ है, और 32 साल हो गए, 30-35 साल हो गए अभी तक, 32 साल हो गए अब तक, अभी तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमें जेनोसाइड ये नहीं कहा कि उनके साथ जेनोसाइड हुआ है। वो अभी वो कर रहे हैं, लेपापोती कर रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कि ये जी ये सेक्युलरिज्म है, ये है वो सेक्युलरिज्म का आज दिन में देख लीजिए आप क्या हुआ है सेक्युलरिज्म का। दिल्ली मस्जिद में, दिल्ली में सिर्फ एक ही स्टेट है में। जम्मू, जहाँ पर उनको रेजिस्टेंस मिल गई हिंदुओं से। तो ये एक इंसान का तो काम नहीं हो सकता है। ये क्या वहाँ ग्रुप्स थे, कुछ क्या थे? वहाँ तो बहुत सारे ग्रुप्स थे, वहाँ तो बहुत सारे ग्रुप्स थे। इवन जो चीफ मिनिस्टर था वहाँ पर फारूक अब्दुल्ला, क्या वो पार्टी नहीं है इस सारे सिस्टम की? ही इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस होल सिस्टम। कश्मीरी पंडितों को भगाने में उसका मैक्सिमम बट वो तो जम्मू आके कश्मीर भवन में कहते हैं उनका कि जगमोहन ने आप लोगों को भगाया है। जगमोहन ने क्या तो हमें बचाया। अगर इनके साथ ये पहली बात हुई, एक बारी में उधमपुर में था तो वहां पर एक मुस्लिम मेरे को कहने लगा आपको तो जगमोहन ने ये सारा कर दिया। मैंने कहा जगमोहन ने के तुम लोगों ने कर दिया, ये तो आप लोगों ने हमें हमारे साथ ये किया। जगमोहन ने हमें तो बचाया, अगर जगमोहन नहीं होता शायद हमारी नौकरियां नहीं होती, अगर जगमोहन नहीं होता तो शायद हमारे खाना पीना यहाँ नहीं मिलता, अगर जगमोहन नहीं होता तो हमें यहाँ नौकरी कौन करने देता। तो वहाँ कोई मतलब ग्रुप्स थे, कुछ मतलब नाम वहाँ था यासीन मलिक था, बेटा कराटे था, बहुत सारे ऐसे थे, अल जहा था, JK था, ये सारे फारूक अब्दुल्ला इज ए पैटर्न ऑफ दिस JK, उसी ने ये सारा क्रिएट कर दिया। उस टाइम उनकी सरकार थी वहाँ पे। मुफ्ती और जो बीजेपी ने एक अलायंस कर दिया मुफ्ती के साथ, दैट वाज वन ऑफ द मेन रीजंस जो कश्मीर में जो ये बवाल सा जो खड़ा हो गया। किस बात पर हुआ? वो मुफ्ती, वो जो अभी आज मुफ्ती का ये देखो, मुफ्ती क्या कह रही है, मुफ्ती की बेटी का जो अपहरण हुआ, दैट वाज अ स्टेज मैनेज। अब उस पर व्हाइट पेपर क्यों नहीं ये छापते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? ठीक है मोदी है, ठीक है सब कुछ, आर्टिकल 370 हटा दिया, आर्टिकल 35 हटा दिया, दैट इज गुड, लेकिन फाइनली कश्मीरी पंडित का जेनोसाइड उन्होंने क्यों अभी तक माना नहीं, क्यों नहीं मान रहे? रीजन क्या है उसके? मैं तो वही कह रहा हूँ जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये कह रही है कि कश्मीरी पंडितों के साथ जेनोसाइड नहीं हुआ है, तो वो यूं प्रूव करें कि नहीं हुआ है। अगर अभी भी वो कह रहे हैं कि नहीं हुआ है जेनोसाइड, तो कम से कम आज तो ये कह दें कि नहीं कश्मीरी पंडितों के साथ जेनोसाइड हुआ है। उसके बाद जब आप कश्मीर से भाग के आप कह रहे थे कि आप उधमपुर आए, क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े आपको? क्योंकि वहाँ आप कह रहे थे हमारा 1 कनाल का मकान था, बाग थे, डबल मतलब इतने कमरों का मकान था, वहाँ फिर आके आप किस टेंट में रहे या कैसे? वहाँ पर हमने एक कमरा ही लिया, हमें टेंट मिला था, लेकिन वहाँ पर एक फैमिली आ गई जिसके पास 3-4 लड़कियाँ थी। अच्छा। तो हमने उनको वो टेंट दे दिया, हमने कहा आप इस टेंट में रहो। अच्छा। आपको कहीं मकान यहाँ नहीं मिलेगा।
तो हम वो मकान में वहाँ पर हाउसिंग कॉलोनी में एक मकान था उसमें चले गए। अच्छा। तो वहाँ एक कमरा था, फादर मदर मेरा बड़ा बेटा मेरी मिसेस सब एक ही कमरे में रहते थे, सब एक ही कमरे में रहते थे। कहाँ? कश्मीर में आलीशान कहाँ- मकान कहाँ- और वहाँ एक कमरे में मैं वही कह किचन रहा। बाथरूम साइड पे, और कितना मुश्किल था वो बहुत फेस, कितना बहुत मुश्किल खाने पीने के लाले थे। जब हम 90s में वहाँ से निकले तो उन दिनों शिवरात्रि का वो था, पर्व होता था। हाँ जी, हाँ जी। तो शिवरात्रि पर हमने फर्स्ट टाइम पहले खाया है पालक और नदर के साथ खाना खाया। ऐसे आप क्या बनाते थे वहाँ पे ऐसे कश्मीर में? लॉट ऑफ डिशेस वर यूज्ड टू मेक, लॉट ऑफ डिशेस वी यूज्ड टू मेक। लेकिन यहाँ पर फिर जम्मू में आ गए, फिर उधमपुर में आ गए, उधमपुर में हमें फिर लगे, हमें यहाँ पर भूख लगी। उधमपुर में आके हमें लगा कि यहाँ हम बच गए, हमारी जानें बच गई हैं। फिर हमें यहाँ पर भूख लगनी शुरू हो गई। तब तक तो हमारी भूख ही मिट गई थी। कश्मीर में हम कुछ नहीं खाते थे। सुबह घर वाले मुझे ज़बरदस्ती एक रोटी खिलाते थे, वो भी मैं ज़बरदस्ती खाता था। फिर मैंने फादर को कह दिया, वो दुकान कर रहा था। अच्छा, क्या आपके वाला फादर पुराना का वहाँ बिजनेस था? बिजनेस था। किस चीज का? दुकान चलाता था। किस चीज की दुकान थी? ग्रोसरी एंड दिस क्लॉथ बोथ। अच्छा अच्छा। तो फिर मैंने उसको कहा कि आप वहाँ से निकलो। फिर वो एकदम एक दिन श्रीनगर में हम रहते थे, श्रीनगर आए, फिर मैंने उनको वापस नहीं जाने दिया। मैंने अच्छा। कहा नहीं, आई विल नॉट अलाउ यू टू गो। तो आपकी जो जमीन मकान दुकान सब कुछ उतरी, दुकान सब कुछ, दुकान उन्होंने लूट लिया। फिर वो आए थे यहाँ पर उधमपुर में हमारे पास, दुकान के वो जो मालिक थे, उन्हें कहा कि हमने कहा कि हमें कुछ नहीं चाहिए, आप हमें फ़ैन एक और बही खाता जो है वहाँ पर वो दे दो। उसने ये वो नहीं दिया, हमें चाबी लेके गया। उसने कहा था कल भेजूंगा, नहीं भेजा। कुछ मतलब हेल्प कुछ नहीं उनसे। उनका बेटा जो था वो JKLF का वो ये था। अच्छा। लेकिन उसके बाद आप जम्मू आए फिर इसके बाद 96 में हम जम्मू में आए। फिर यहाँ पर मैंने शुरू किया। फिर वो मेरे जो अंकल थे डॉक्टर तेज खोल, फिर उन्होंने ये करवा दिया, शुरू किया, ट्रस्ट एक खोल दिया उन्होंने, फिर ये शुरू कर दिया, नाउ आई एम लुकिंग आफ्टर दिस। ओके। तो आपको लगता है कश्मीरी पंडित या हिंदू समाज की कोई आवाज उस टाइम बना था या आज बनेगा या आगे कभी बनेगा, कोई आवाज उनकी? नहीं, मुझे नहीं लगता है। जैसे अभी हाल है, जैसे कश्मीरी बेचारा माइग्रेंट्स एम्प्लॉयज़ का हाल है, जैसे उस वक्त हमें नौकरी दे दी, लेकिन नौकरी पर ट्रांसफ़र कर दिया, रिलोकेट कर दिया जम्मू में। दे कैन ईजिली डू दैट टिल द नॉर्मल सीज, जब तक वहाँ पर नॉर्मल सी हो जाए। बट आपको लगता है वहाँ कभी नॉर्मल सी आ सकती है? मुझे नहीं लगता, आई डाउट। फिर भी सरकार PM पैकेज एम्प्लॉय वालों को वहाँ भेज रही है। वो इसलिए बेच रही है कि बलि का बकरा उनके पास है नहीं, कोई चीज़ बेचने के लिए। वहाँ पर सिर्फ बलि का बकरा वो बना के बेच रहे हैं उनको, प्राइम मिनिस्टर पैकेज वालों को। प्राइम मिनिस्टर पैकेज वालों में से कितने % हैं? कम से कम 70% तो बाहर निकल आए हैं। अभी वहाँ 30% ही हैं हार्डली। तो ये मैं परसों में देखा था, वो खीर भवानी में जो मेला था वहाँ पर सोशल ग्रुप में, कि खीर भवानी जी बहुत सारे, मैंने लिखा है वहाँ पर शेम ऑन कश्मीरी पंडित्स, जो वहाँ अपने ऊपर मैंने ये शेम लिखी थी। आई वॉज कंपेल्ड टू राइट इट। वो इसलिए मैंने लिखा क्योंकि मुझे बड़ा दुख हो गया। इसका एक ही सोल्यूशन है, अभी तक एक ही सोल्यूशन है, जब तक होमलैंड वहाँ पर नहीं मिलेगा कश्मीरी पंडितों को, तब तक मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है जाना। है ये मुझे कहें कि ये पनो कश्मीर का सिंपैथाइजर है, किसका सिंपैथाइजर है किसका, बट एज ए जनरल मैं कश्मीरी पंडित क्या कह रहा हूँ कि unless and until they grant us the homeland in the Pano Kashmir, nothing is going to happen, nothing is going to improve in the Kashmir. मतलब आप वहाँ पे पैदा हुए थे, वहाँ पे आपने अपना बचपन निकाला, अपनी लाइफ जवानी वहाँ पे आप रहे। आपने कभी सोचा था कि आप लोगों के साथ कभी ऐसा होगा, आपको ये सब देखना पड़ेगा वहाँ पे? नहीं, बातें तो हम बहुत सालों से पहले कर, जब अनंतनाग में वो 86 में हुआ था, उससे पहले 2-3 साल हो गए थे। उससे पहले ही हम ये कर रहे थे। जब 86 में तो यहाँ पर जो मेरा कुलीग था एक सुरेंद्र अंबरदार जो MLC है,
तो यहाँ पर उसने तहलका, वो भी उधमपुर में ही था, उसने तहलका मचा दिया था जब वो 86 में अनंतनाग में राइट्स हो गई थी। उसको सस्पेंड भी किया था, फिर वो ज़बरदस्त उसने स्पीच कर दी। उसके बाद वो हाथ जोड़ के आ गया उसका आपसे, उसने कहा मेरी से गलती हो गई। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब तक हम खुद नहीं समझें कि प्रॉब्लम कहाँ पर है, वायदे हमें करना क्या है, तब तक कौन हमें मदद करेगा। नोबॉडी इज गोइंग टू हेल्प अस। हम तो कैनन फोल्डर की तरफ है, वो बेच रहे हैं, लो मारो एक को, खाओ एक को, करो जो मर्जी है आप करो, लेकिन हमें कश्मीर में नॉर्मल सी, दिस इज ये तो बैगिंग ही है। अब मोदी सरकार हो, अमित शाह हो, कोई और हो, ठीक है, दे डिड ए गुड जॉब। आर्टिकल 370 हटा दिया, आर्टिकल 335 हटा दिया, दैट इज द बट गुड उससे थिंग। तो कश्मीरी पंडित को कुछ नहीं मिला लेकिन ना। कश्मीरी पंडित को फाइनली क्या मिला? वही गोली। राहुल भट्ट को क्या मिला? वही गोली। रजनी को क्या मिला? वही गोली। सरकारी इतनी आई गई, चाहे कांग्रेस थी या बीजेपी थी, तो उससे पहले तो काफी बातें करते थे कि हम ऐसे करेंगे वैसे, बट आपको लगता है किसी ने कुछ किया है? ये जैसे सारी इंडिया में है जो इस वक्त है, वोट बैंक पॉलिटिक्स है। अगर कश्मीरी पंडित का वोट बैंक होता तो ये शायद आज हाल हमारा नहीं होता। इट इज बिकॉज ऑफ दैट कश्मीरी पंडित डजंट हैव ए वोट बैंक। वो कोई सरकार डिसाइड नहीं वहां पर कर सकती है, इसलिए हम उनको कह, दैट इज व्हाई वी आर टेलिंग देम कि हमें अलग ही छोड़ दो, पनो कश्मीर छोड़ दो। चाहे हम 7 लाख हैं, 5 लाख हैं, 6 लाख हैं, 8 लाख हैं, फ्री फ्लो ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अगर अभी सरकार आपको मौका देती है कि आप रिहैबिलिटेशन, वापस कश्मीर जाओ, क्या करोगे? वो तो हम नहीं जाएंगे, वो तो मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि मेरा स्टेक तो है ही नहीं कुछ। एज ए कश्मीरी पंडित आई एम टेलिंग यू वेरी फ्रैंकली, मेरा स्टेक अब क्या कश्मीर में है। मेरी जवानी तो खत्म हो गई, मेरी सब कुछ खत्म हो गया, अब क्या रह गया? अब तो शमशान घाट का सफर बाकी है, वो यहाँ पर भी होगा, वो श्रीनगर में भी होगा, यही है और क्या है। देयर इज नथिंग। तो क्या मैसेज रहेगा आपको, आपका गवर्नमेंट को, कि आपके आने वाली फ्यूचर जनरेशन को ये सब फेस ना करना पड़े? पहली मेरी मैसेज अपनी कम्युनिटी के लिए रहेगी, बिल्कुल, कि वो दे शुड यूनाइट। ये नहीं कि आज ये देखो, आज फ्राइडे के प्रेयर्स पर कश्मीरी मुस्लिम कैसे निकला, जैसे कमरों से छोड़ के बाहर निकल गया है। कश्मीरी पंडित मस्ट लर्न दीज थिंग्स। अगर वो अपने आप को इतना इंटेलेक्चुअल कहता है, इतना ये कहता है, पहली चीज तो उनको ये, दूसरी चीज 30% क्या कर रहे हैं वहां पर, व्हाट दैट 30% आर डूइंग देयर, वो क्यों नहीं बाहर आए? पनो कश्मीर ने उस वक्त नहीं, मेरे पास एक मुस्लिम आया था, वो यहाँ पर कि मुझसे तय वक्त ईमान तिमन धोनी आए गयो ना, एक दौर शुरू हो गया था कि जिसमें कश्मीरी मुस्लिम कश्मीरी पंडितों के पास आने लगे थे। मेरे पास भी आया था। किस लिए आए थे वो? ऐसे ही, उसको क्या था, रात को यहाँ होटल में नहीं रहता, मेरे पास रहता, होटल में तो 4 आपको हमदर्दी भी दिखाई और कि हम आपके साथ हैं। दूसरा उसने मुझे ये कहा कि आपने कहा अपने 15-20 साल तो ये कश्मीरी बेटियों को, कश्मीरी बहुओं को ये संभाल के रखा, यजत महसूस होता है, यजत तूर। मतलब कि उन्होंने बोला कि आपने 15-20 साल इज्जत बचा के रखी और आप वापस वहीं बेच रहे हो। बोलो, योरगा फुटवोट योरा फुटवोट योरगा नोट। अच्छा, मतलब कि जब वहां से आप 90 में आए थे तब कुछ, मतलब सिक्के थे, तो जब अब आप यहाँ से बेच रहे हो तो नोट बेच रहे हो, मैच्योर होके बेच रहे हो। मेरे स्कूल में यहाँ पर बहुत सारे ये थी, मैंने उनको कहा दिया ठीक है, आपको 10,000, 12,000, 15,000 पैकेज दे रहे हैं, वो भी अब बेचारों को नहीं दे रहे हैं, नहीं दे रहे। मैंने कहा आपको यहाँ पर 10,000 मिलता है, 8,000, 10,000 में ही गुजारा करो यार। मैं इतना इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं हूँ कि मैं आपको 20-20 हज़ार रुपये दूंगा, मैं आपको 25-25 हज़ार रुपये दूंगा। मेरा जो फीस आ रहा है मैं वही बांट रहा हूँ आप में,
1 लाख आएगा 1 लाख बांटूंगा, 10 लाख आ गए 10 लाख बांटूंगा। लेकिन आप ये तो सोचो कम से कम आप कर क्या रहे हो, किसके पीछे जा रहे हो, किस चीज के पीछे जा रहे हो। और छोटे छोटे बच्चों लेके उन पे क्या असर पड़ेगा अभी वहां पे? अभी मेरे पास 7-8 बच्चे निकले थे यहाँ से। अच्छा। और वो वापस आ रहे हैं। वो उनको कह रहे हैं, बच्चे कह रहे हैं, उनको कहते हैं हमें श्रीनगर नहीं जाना है। अब ये देखो, ये तो आप मुझसे पूछ रहे हो एक छोटे बच्चे जिसको अभी ये नहीं पता है, जो फर्स्ट में है, जो यूकेजी में है, जो एलकेजी में है, जो सेकंड में है, जो थर्ड में है, उनको बच्चों को, वो बच्चे नहीं मान रहे हैं अब उनको माँ बाप को श्रीनगर। कहता है आपको जाना है आप जाओ, हम नहीं जाएंगे। वो पर्स कल मेरे पास आए थे, मैंने आपको 13 तारीख को उनको दे दिया है टाइम। आप अगर चाहोगे तो आप मेरे स्कूल पर आ सकते हो। मेरी मैसेज यही है कि पहले कश्मीरी पंडित को यूनाइट होना चाहिए। दूसरी मैसेज ये है कि जब तक हमें होमलैंड वहाँ पर नहीं मिलेगा तब तक कोई और समाधान है ही नहीं इसका। शुक्रिया रमेश चंद्र कौल जी, आपका बहुत बहुत हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें अपना वक्त दे के हमारे साथ अपनी ये कुछ अच्छी भी और कुछ दुखद बातें भी हमारे साथ जो आपके साथ बीती है वो आपने हमें सुनाई। उसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और हम कोशिश करेंगे कि हम लाखों करोड़ों लोगों तक आपकी ये जितनी भी कश्मीरी पंडित के हमारे बात हो रही है उनकी कहानी हम लोगों तक पहुंचाए। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आपका। जैसा कि आपने देखा, आज एक और कश्मीरी पंडित फैमिली थी जो हमारे साथ जुड़ी थी अभी, रमेश चंद्र कौल जी। इन्होंने बताया कि इनके जो नेबर थे वहाँ पे कन्यालाल भट्ट जी, जिन्हें मतलब मिलिटेंट ऊपर उनके घर में ऊपर घुस गए, उनका पजामा निकाल के उस पजामे का नाड़ा निकाला, उससे उनको फांसी दे दी और जो पजामा था वो उनके मुंह में डाल दिया। आप सोच, मतलब इंसान सोच, मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए ये बातें सुन के कि कैसे कैसे वो वहां पे हिंदू समाज और कश्मीरी पंडित समाज को टॉर्चर करते थे वहां पे। ये समझना बहुत ही मुश्किल है हमारे लिए। हमसे जुड़े रहिए अब नेक्स्ट स्टोरी के साथ। मैं आकृति रैना, नमस्कार।